दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 56 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 1670 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। कमाल की दोस्तों ये सीरीज चल रही है। लगभग हिंदी के सभी चैप्टर पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। कठिन से कठिन चैप्टर, ठीक है। जैसे साहित्य स्पेशल, इससे तो हमेशा आपको डर लगता है। अब मैं जानबूझ के दोस्तों साहित्य स्पेशल के खूब सवाल देता हूं, ठीक है। देखिए क्या है ना, मैं आपको विलोम शब्द पढ़ाने नहीं आया, ठीक है। मुझे पता है विलोम शब्द पढ़ पढ़ के आप थक गए हो और परीक्षा में आएगा तो आप जवाब भी दे दोगे, ठीक है। तो मुझे वाहवाही नहीं लूटनी है, मुझे आपके स्तर में सुधार करना है। हिंदी में कौन कौन से पॉइंट पर आप कमजोर हैं, हमें उस पॉइंट पर दोस्तों ध्यान देना है। अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो हर एक चैप्टर पर दोस्तों आपकी नजर बनेगी। क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर के सवाल दोस्तों अपनी क्लास में मैं शामिल करता हूं। तो आप मौका दीजिए, इस सीरीज को देखिए। आज की क्लास पसंद आएगी तो पीछे की क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं क्या कि 1650 सवाल ऐसे छूट जाएं आपके? आप तो नहीं चाहते हैं ना भाई। आज 1641 से लेकर 1670 तक के सवाल जवाब आज किए जाएंगे। तो भैया 1640 सवाल जो मैंने पहले पढ़ा दिया वो भी तो आप देखेंगे, क्योंकि नहीं देखेंगे तो वहां पर हमने क्या क्या डिस्कस किया आप जान ही नहीं पाएंगे। तो पढ़ेंगे तो ज्यादा आनंद रहेगा। और रही बात हिंदी के बैच की, तो एक स्पेशल बैच मैंने बनाया। मैं हमेशा चाहता हूं कि अपने बच्चों को गुमराह ना करूं, ठीक है। उन्हें कोई विषय एक बार पढ़ाया जाए। जब भी आप कभी स्टडी 91 पर आएंगे और आप कभी कोई भी विषय अगर नितिन सर से पढ़ेंगे तो ये ठान के चलिएगा, मान के चलिएगा कि ये विषय तो अपने जीवन में हमको एक ही बार पढ़नी है और आखिरी बार। मतलब बार बार हिंदी नहीं पढ़ना। एक बार हिंदी आपने मुझसे पढ़ लिया ना, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। फिर चाहे आप पीआरटी का पेपर दीजिए, चाहे मिडिल दीजिए, चाहे टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी दीजिए, आप स्वतंत्र हैं लड़ाई लड़ने के लिए। कहीं कोई भी आपको रोकने वाला नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने सवालों पर आते हैं। सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। रचना दे रहा दोस्तों यहां पर अकाल में सारस, ठीक है। अकाल में सारस ये किसकी रचना है? अकाल में सारस, रचना का नाम अकाल में सारस। इस रचना पर दोस्तों जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी वितरित किया गया था। फिलहाल निर्मल वर्मा तो बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निर्मल वर्मा जो है, निर्मल पानी होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे कौवे और काला जल, ठीक है। कौवे और काला पानी, कौवे और काला पानी, ठीक है, जल नहीं काला पानी, यह दोस्तों इनकी रचना का नाम है। तो इस वजह से दोस्तों ये तो आपका जवाब है नहीं, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। केदारनाथ में एक घटना घटी थी जो बड़ी अप्रिय थी पूर्व में, तो पूर्व से अपूर्वा याद रखेंगे, ठीक है। पूर्व से अपूर्वा याद रखेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नरेश मेहता राजा है जंगल में, आपको बताया गया था। अररिया याद रखेगा, क्या याद रखेंगे? अररिया, ठीक है। इनकी रचना का नाम अररिया है, ठीक है। श्रीकांत वर्मा, ठीक है। श्रीकांत वर्मा दोस्तों इनकी रचना का नाम मगध है। क्या है? मगध। ये जो तीनों ही रचना है दोस्तों ये कविता संग्रह है, ठीक है। ये तीनों रचनाएं क्या दोस्तों? ये कविता संग्रह है, इसे आप याद रखिएगा। और अकाल में सारस जो आज का हमारा सही जवाब है, यह किसकी रचना है? यह केदारनाथ सिंह की रचना है। पीछे आप केदारनाथ अग्रवाल पढ़ रहे हैं, होता है कंफ्यूजन, ठीक है। एक जैसे दो दो नाम मिल जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। केदारनाथ सिंह, सिंह में जो स लिखा दोस्तों, सिंह भी एक जानवर है और सारस भी दोस्तों एक जानवर है, ठीक है। पशु पक्षियों की श्रेणी में सारस आ जाएगा, सिंह आ जाएगा, इसलिए इसका मिलन हमेशा इसके साथ कीजिएगा। अग्रवाल साहब की रचना है अपूर्वा, ठीक है। अग्रवाल की रचना क्या दोस्तों? अपूर्वा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल है। केदारनाथ सिंह दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन में दिए हैं उसका भी दोस्तों आपको भली भांति पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जवाब देंगे कैसे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है, हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। दोस्तों जब देखते हैं कि ओस की बूंदें घास पर पड़ती हैं तो सुबह सुबह जब आप उसे देखते हैं तो वो एक मोतियों की तरह दिखती है। घास की पत्तियों पर मोतियों जैसे दोस्तों वो रहती है, उसी का दोस्तों यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इस कविता संग्रह का नाम भी ओस है, ठीक है। तो याद रखेगा यह सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। आप सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में सुनते होंगे, ठीक है। इनकी कविता संग्रह का नाम ही दोस्तों ओस है, ठीक है। ओस नामक दोस्तों कविता संग्रह की ये लाइनें हैं, ये आप याद रखेंगे। कविता संग्रह की ये लाइनें हैं। आप हमेशा कहते हैं सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाइए, तो ये सवाल भी दोस्तों मैंने एनसीईआरटी की
क्लास 8 की जो पुस्तक है दोस्तों उससे ये सवाल बनाया गया है, ठीक है। और आपसे एनसीईआरटी के पुस्तकों से भी दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो आप पढ़े रहेंगे तो जवाब दे पाएंगे। बाकी का जवाब दोस्तों गलत है। राइटर दोस्तों सभी के सभी एनसीईआरटी की पुस्तकों के हैं, लेकिन जवाब नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती है। करा आलोचना ये पत्रिका का नाम है। आलोचना क्या है दोस्तों? ये पत्रिका का नाम है। आपको बताना दोस्तों आलोचना नामक पत्रिका का संपादन दोस्तों किसने किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर उत्तर ही देख लीजिए, पहले नंबर पे उत्तर दिख रहा है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो याद रखिएगा यह रचना किसकी दोस्तों? यह रचना है, यह पत्रिका है नामवर सिंह जी की। जी हाँ, डॉक्टर नामवर सिंह जी इस पत्रिका का संपादन करते थे, ठीक है। तो याद रखेंगे पत्रिका का नाम क्या दोस्तों? पत्रिका का नाम है आलोचना। क्या पत्रिका का नाम है? आलोचना दोस्तों इसका नाम है, आप याद रखेंगे। बाकी राजेंद्र यादव जी की जो पत्रिका दोस्तों मैंने आपको बताया था, इन्होंने हंस नामक पत्रिका जो निकाला था, हंस नाम की पत्रिका निकाला था। और कहां से पत्रिका आती थी दोस्तों? यह पत्रिका दिल्ली से आती थी, ठीक है। प्लस दोस्तों मैंने एक सवाल और आपको बताया था कि हंस नाम की एक और पत्रिका यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा भी दोस्तों निकाला गया था। तो ये तथ्य भी आपको जो है नहीं भूलना है, ठीक है। उसी तरह से राजेंद्र अवस्थी साहब दोस्तों एक कादम्बनी नामक पत्रिका निकालते थे, याद है ना आपको? राजेंद्र अवस्थी ये कादम्बनी नामक पत्रिका निकालते थे। यह पत्रिका भी दोस्तों दिल्ली से आती थी। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे साहब जो हैं, ये प्रतीक नाम की इनकी पत्रिका आती थी, प्रतीक नाम की पत्रिका, ठीक है। और इनकी पत्रिका भी दोस्तों कहां से आती थी? ये भी दिल्ली वाली पत्रिका थी। तो इस तरह से दोस्तों आप भूलने का प्रयास मत कीजिएगा। ये जान लीजिए कि जो कुछ आपको दिया जा रहा है अपने आप में दोस्तों बहुत ही खास और बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। पिछली क्लास अगर आपको याद हो, कल वाली क्लास, तो कल मैंने आपको बताया था कमलेश्वर जी के द्वारा कौन सी पत्रिका जो है निकाली गई थी। तो कमलेश्वर ने निकाला था गंगा नामक पत्रिका, ठीक है। कौन सी पत्रिका? इनके द्वारा दो पत्रिका आई है, एक दोस्तों गंगा नाम की पत्रिका है और एक दोस्तों सारिका नाम की पत्रिका है, ठीक है। कमलेश्वर की दो पत्रिकाएं दोस्तों, गंगा और सारिका इस नाम से। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर दो बातें आप याद रखेंगे, दिल्ली से आती थी ये भी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान देंगे। फिलहाल हमारा जो सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह, इनकी जो पत्रिका है इसका नाम है आलोचना, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि नीला चांद। नीला चांद दोस्तों एक किसकी रचना है, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल में मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था? अग्रवाल में बताया था अपूर्वा, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल में मैंने अपूर्वा रचना बताया था। नरेश मेहता में दोस्तों अरड़िया बताया था, अरड़िया बताया था। श्रीकांत में दोस्तों मगध बताया था। ये तीनों ही रचनाएं दोस्तों कविता संग्रह है। केदारनाथ सिंह हम लोग आज ही पढ़े, अकाल के सारस, ठीक है। केदारनाथ सिंह, ठीक है। अकाल में सारस, अकाल नहीं, अकाल के नहीं, अकाल में, ठीक है। अकाल में सारस, ठीक है। ये उपन्यास है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। उसी तरह से जो नीला चांद है, नीला चांद, चांद किसके सर पर दोस्तों? शिव के सर पर। तो शिव से शिव प्रसाद आप याद रखेंगे। शिव प्रसाद सिंह की रचना क्या दोस्तों? नीला चांद है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़िए, सब आपको याद होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने, यह किसकी रचना है? तो एक बात तो सर कंफर्म है कि जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना नहीं है, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह की रचना का नाम क्या दोस्तों? नीला चांद है, ठीक है। नीला चांद। अच्छा, इस समय आप नया नया पढ़ रहे हैं ना, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, उधर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद जी, इन लोगों से दूर हटकर, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, उनसे अलग हटकर कुछ नई जो है रचनाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं। और होता भी यही है, परीक्षा में सवाल यहां से आता है, हमारा ध्यान जयशंकर प्रसाद पे अटका रहता है, हम कामायनी से दूर हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है। वही रटे रहते हैं, परीक्षा में नया मिलता है, बच्चा टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं कहां से कैसा सवाल दे दिया। अरे कहां से कैसा नहीं दिया, आप ध्यान से देखेंगे तो सब आपको मिलेगा, ठीक है। मैं वक्त के हूं सामने, ठीक है। यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। किसका है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। नरेश मेहता ने दोस्तों क्या लिखा था? अरड़िया लिखा था, अरड़िया, ठीक है। अरड़े लिखा था। श्रीकांत वर्मा ने दोस्तों क्या लिखा था? इन्होंने मगध नामक कविता की रचना किया है। और केदारनाथ सिंह दोस्तों इन्होंने लिखा है अकाल में सारस, ठीक है। अकाल में सारस, ठीक है। ये दोस्तों इनकी रचना का नाम है। तो जो हमारा सही उत्तर है ये हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। इन्होंने लिखा मैं वक्त के हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि हिंदी उपभाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है?
हिंदी की जो उपभाषा है उसकी बात कर रहा है। उपभाषा लेके आप बहुत कंफ्यूजन में आ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसे कुल 5 भागों में बांटा गया। मुझे पता है आप बिना जाने दोस्तों आप भागने वाले नहीं हैं, ठीक है, तो मैं पांचों के बारे में आपको बता देता हूं डिटेल से कि कौन कौन से हैं। पहला होता है दोस्तों पूर्वी हिंदी, ठीक है, पहले पश्चिमी शुरू कीजिए। पहला दोस्तों पश्चिमी हिंदी, ठीक है, जिसमें खड़ी हिंदी बोली भी आ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ब्रज भाषा, बांगरू और वो कौरवी भी सब उसी में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आते हैं पूर्वी में तो अवधी के बारे में पढ़ते हैं, बघेली के बारे में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। जब आते हैं बिहारी में तो भोजपुरी के बारे में पढ़ते हैं, मैथिली के बारे में पढ़ते हैं, मगही के बारे में पढ़ते हैं। जब आते हैं राजस्थानी में तो दोस्तों उसमें आप राजस्थानी में जयपुरी के बारे में पढ़ते हैं, मारवाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। अरे जिसमें आप पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं ना जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी, ठीक है, ये पढ़ते हैं। और अंतिम पढ़ते हैं दोस्तों पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में खस वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, गढ़वाली कुमाऊनी देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और अंतिम में क्या हो जाएगा पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी को दोस्तों कुल कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। मैंने आपको एक साथ बता दिया, लिख के बता दिया कि भैया देखिए यही वो 5 भाग है, ठीक है। अब इसके अंदर जाकर दोस्तों आप और डिटेल में चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि बताइए कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुत एक्सीडेंटल सवाल है, खतरनाक सवाल है, जल्दी से पढ़िए, ठीक है। आशुतोष। आशुतोष दोस्तों किसे कहा? देखिए बहुब्रीहि समास की खासियत आपको बता दूं, ठीक है। बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? यहां हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। इसका तात्पर्य क्या दोस्तों? कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द मिलेगा, तो आप जान जाइएगा कि वहां बहुब्रीहि समास है। जैसे आशुतोष दोस्तों किसे कहा जाता है? शिव को। जो जल्दी प्रसन्न होता है उसे आशुतोष कहते हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाला। तो शिव दोस्तों आशुतोष कहा जाता है शिव को, ठीक है। तो यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हिरण्यगर्भ दोस्तों किसे कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यहां भी दोस्तों हो जाएगा। इंद्रियातीत का मतलब होता है इंद्रियों से अतीत, ठीक है, इंद्रियों से परे, ठीक है, इंद्रियों से परे। और यह अलगाव को दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है। तो अलगाव कहां आता है दोस्तों? अलगाव आता है अपादान तत्पुरुष में। कहां पर आता है दोस्तों? यह अपादान तत्पुरुष में आता है। तो यह दोस्तों बहुब्रीहि का भेद नहीं होगा, याद रखेंगे। अंशुमाली किसे कहा जाता है? अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। और शाखा मृग दोस्तों बंदर या फिर वानर को कहा जाता है, ठीक है। बंदर या फिर वानर को शाखा मृग कहा जाता है, ठीक है। मृग मतलब हिरन होता है, लेकिन शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? ये बंदर का पर्यायवाची है। फिलहाल जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है यह भी दोस्तों मैं कारण आपको देते चल रहा हूं, ठीक है। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तब आप टेंशन फ्री रहेंगे कि हाँ सर अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हम सिर्फ उत्तर देखने नहीं आए हैं। अच्छा मैंने देखा यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी क्लास चलती है जहां खाली बता के लोग चले जाते हैं कि इसका, जैसे सवाल आया कि अनुच्छेद 351 में वर्णित है, यहां कौन सा, अब पूछने की उनकी स्टाइल देखे, भाई क्लास में कुछ ना कुछ बोलना है, बिना बोले कुछ करें। बताइए ए वाला है कि नहीं है? ए बताइए ए है कि नहीं? बी वाला है कि नहीं है? क्या नौटंकी लगा के रखे हो, ऐसे काम चलेगा। इस सवाल का सही उत्तर जो है ये क्या है? अब इसी में लोग जो है भांजने में लगे अपना कि इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। उनसे पूछ लिए क्यों सी है या क्यों बी नहीं है, क्यों ए नहीं है? अब भाई साहब वो तुरंत जो है निकल पड़ेंगे, क्यों पता नहीं है ना। वो क्या किए, कहीं किताब उठाएं, वहां से क्वेश्चन उठा लिए और सीधा यहाँ छाप दिए और पढ़ पढ़ सुना रहे हैं। बच्चे जो है टिक कर किए जा रहे हैं, बस लोग मगन हैं, किसी को एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे नहीं काम चलता है, ठीक है। और ऐसे लोगों के व्यूज भी खूब आते हैं, ठीक है। कलयुग जो चल रहा है, रास्ता तो हमें तय करना पड़ेगा। ये तो पता है कि पाप करेंगे तो बहुत पैसा आएगा, हाँ सिंपल सी बात है। अब जितना गंदा सोचिए, जितना गलत काम कीजिए, आप जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे। जितना अच्छा काम करेंगे आपको उतनी परीक्षा देनी पड़ेगी कि खाने के लाले पड़ जाएंगे, हाँ है, यही सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मैं खाने को लाले पड़ जाऊंगा चलेगा, लेकिन मुझे पाप नहीं करना। भाई विचारधारा होती है ना, सेटिस्फैक्शन ये यहां से मिलता है, नहीं चाहिए पैसा, बात खत्म, ठीक है। और जब पैसा नहीं चाहिए तो फिर क्या मतलब कुछ करने का? भाई जिसको आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। कह रहा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा तो दिया ही नहीं गया है कोई, ठीक है। राष्ट्रभाषा होता क्या है? राष्ट्र मतलब देश, भाषा मतलब भाषा। देश में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। बस ये है कि उसे संविधान ने
अब हो सकता है कि ज्यादा लोग उसी भाषा में बोल, जैसे अपने भारत है, आप जहां जाएंगे हिंदी भाषी लोग ज्यादा मिलेंगे, हिंदी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसके साथ साथ हिंदी हमारी राजभाषा भी है, क्योंकि राष्ट्रभाषा को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया। संविधान में जो स्थान मिला है वो राजभाषा को मिला, जैसे जहाज, ठीक है। तो याद रखिएगा हिंदी भारत की राजभाषा है, और ये कहां बताया गया है, अनुच्छेद 343(1) में बताया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दोस्तों जो सब आर्टिकल 1 है, चाहे 1 लिख दे, चाहे क लिख दे, चाहे ए लिख दे, एक ही बात है, ठीक है, यहां बताया गया है। और अनुच्छेद जो 351 है उसमें दोस्तों हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात की गई है कि कैसे उसका होगा। और जो भाषा की भाषाई विविधता है, ये तो दोस्तों जो 22 भाषाओं को बताया गया है, 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में वर्णित है दोस्तों, उसमें दोस्तों भाषाई विविधता है। संघ और राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, संघ मतलब केंद्र सरकार, राज्य मतलब राज्य सरकार, इनके बीच में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, उसके बारे में कौन बताता है, तो इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 346। कौन बताता है, अनुच्छेद 346। ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। बाकी 44, 45 वगैरह में भी दोस्तों हिंदी के भाषा संबंधी प्रावधान ही उसमें बताए गए हैं, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप डिटेल में पढ़िए, बस इससे ज्यादा मेरी कोई मंशा है नहीं। यहां देखिए, कर्ण निम्नलिखित में से किस विकल्प में अ धन अ का मेल है। सवाल कठिन कैसे बनता है ना, बड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता है, बहुत बहुत खर्च करना पड़ता है सवाल को कठिन बनाने के लिए, बहुत दिमाग। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं सवाल बना रहा था, मैंने कहा क्या बनाऊं, संधि से बच्चों को फंसाऊं कैसे। आप कहेंगे यार बड़ा गंदा मास्टर है, हमेशा हमको फंसाने की बात करता है। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, मैं इसलिए सोचता हूं कि आपका एग्जामिनर भी ऐसा बैठ के सोच रहा होगा, मैं कैसे फंसाऊं ये बीपीएससी वालों को, कैसे फंसाऊं संधि में। अब संधि तो बेचारी छोटी चैप्टर, उस स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर में पढ़ लिया, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, 5 में काम समाप्त। तो एग्जामिनर को फंसाएगा कैसे। अब देखिए, मैं एग्जामिनर के मोड में आकर के दोस्तों ये सवाल बनाया, इन सभी में दोस्तों जो जवाब है वो अयादि स्वर संधि ही है, सब में दोस्तों अयादि स्वर संधि, लेकिन अयादि से मतलब नहीं है, मामला अ और अ का है, ठीक है, मामला अ और अ का है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे भावना का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा भव धन अना, क्या मिलेगा, भव धन अना। तो भव में देखिए अ की मात्रा मिल गई, अना में अ मिल गया, यानी ये आपका जवाब हो सकता है, पता नहीं, अब आगे भी देख लीजिए, ठीक है। भवति का क्या हो जाता है दोस्तों, भवति में देखिए भो होता है, भो, ठीक है, भो धन अति हो जाता है, ठीक है। तो यहां ओ धन अ आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। महोषध में दोस्तों क्या हो जाता है, महाधन औषध हो जाता है, महाधन औषध। यहां आ धन औ आ रहा है, यह भी नहीं है, ठीक है। और साविका में क्या हो जाएगा दोस्तों, सा लिखा है ना, तो सौ हो जाएगा, सौधन इका, सौधन इका, यहां अवधन ई आ रहा है, ठीक है। तो कितना कमाल का जवाब बन गया, ठीक है। अगर यही दोस्तों सवाल यहां चेंज करता है, यहां औ के साथ अगर ई दे देता तो जवाब ये वाला हमारा सही हो जाता, साविका हो जाता, ठीक है। तो आप ना एक एक शब्द को तोड़ना सीखिए, वहां देखिए कि एग्जामिनर कितना जो है नीचे जो है जाकर के आपसे सवाल जो है पूछ सकता है, या आपको देखना पड़ेगा। जिसको नहीं पता होगा वो सोचेगा यार इसमें आदि संधि ज्यादा दिख रहा है, एक से ज्यादा वाला कर लो, हो गया सही जवाब। लेकिन ऐसे आपका काम चलने वाला नहीं है। आगे बढ़िए, करा हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी गए, पूरा लंका चला के चले आए, हाँ आपने तो सुना होगा, ठीक है, और अपने पूंछ से ही जला डाला। अतिशयोक्ति अलंकार दोस्तों यहां मालूम पड़ता है कि बातों को जो है बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, ठीक है। पूरी लंका जल गई लेकिन वो पूंछ नहीं जली, वो पूंछ नहीं जली जो हनुमान जी की थी, ठीक है। वैसे भी हनुमान जी तो अजर अमर कहे जाते हैं, ठीक है, चिरंजीवियों में दोस्तों उनकी गिनती होती है, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, करा मोहन तुमसे दुगुना काम करता है, मोहन तुमसे दुगुना काम करता है, ये किस टाइप का विशेषण है बताइए। देखिए पूर्णांक बोधक जब दोस्तों नंबरिंग लिख देता, ठीक है, नंबरिंग मतलब जैसे पूर्ण अंक लिख दे, ठीक है, जैसे लिख दे 2 लिख दे, 4 लिख दे, 8 लिख दे, इस तरह से लिख देगा तो पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक जैसे दोस्तों इसी को लिख दे, आधा लिख दे, या 1/3 लिख दे, या 1/4 लिख दे, समझ रहे हैं, तो ये अपूर्णांक बोधक हो जाता है। क्रमवाचक में दोस्तों गिनती आता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये क्रमवाचक होता है। आवृत्तिवाचक में दोस्तों दोगुना तिगुना आता है, ठीक है,
क्या आता है, इसे दुगुना लिखा गया, कहीं पे तिगुना लिखा है, कहीं पे चौगुना लिखा है, कहीं पे 10 गुना लिखा है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आ जाता है आवृत्ति में। तो यहां ये किस में आ जाएगा, आवृत्ति में। अनिश्चित संख्यावाचक तो होगा ही नहीं, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, ये गलत जवाब है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक, जहां संख्या निश्चित ना हो तो वहां पर दोस्तों जैसे अनगिनत तारे, ठीक है। अब गिनत तारे हैं तो अब क्या करें, गिनिए जाके तारे कितने हैं, सर में बाल अनगिनत बाल हैं, गिन सकता है कोई, नहीं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यहां ये जवाब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। करा किस विकल्प में सभी शब्द जो है दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची है, बाप रे, पूरा नरक करके रखा है। 5 ऑप्शन में भी इसका पेट नहीं भर रहा है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा है, और कोई एक ही जवाब दोस्तों सही होने वाला। आइए देखते हैं, सरोज। सरोज दोस्तों कमल को कहते हैं, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, सरोज दोस्तों कमल को कहते हैं, लेकिन जात रूप नहीं कहते हैं, ठीक है, जात रूप को नहीं कहते हैं। जात रूप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जात रूप दोस्तों सोना को कहा जाता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नलिनी दोस्तों याद रखेंगे, ये कमल को कहते हैं, नलिनी कमल को कहते हैं, लेकिन तरंगणी दोस्तों नहीं कहते हैं। तरंगणी किसे कहते हैं दोस्तों, तरंगणी जो है ये नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तामरस और इंदिवर ये दोनों दोस्तों किसे कहते हैं, ये कमल को कहते हैं। पंकरूह तो दोस्तों कहा जाता है, लेकिन चंद्रमरीचि दोस्तों किसे कहा जाता है, यह चांदनी को कहा जाता है। चंद्रमरीचि जो है यह चांदनी को कहा जाता है, ये गलत जवाब हो जाएगा। अंभोज दोस्तों कमल को कहा जाता, हाँ नया पर्यायवाची सर मिला, अंभोज, याद कीजिए, पंकज, अंभोज, ये सब दोस्तों किसको कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। लेकिन करदम पंक जो है दोस्तों ये नहीं कहा जाता, ये किसे कहा जाता है, ये कीचड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कीचड़ को, ठीक है। करदम पंक जहां एक कमल खिलता है। तो आपका जवाब तो एक ही मिला भैया मेरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मजेदार सवाल था ना, ठीक है, बनाना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, ढूंढेंगे तो सब अच्छा बनेगा। एक मास्टर के हाथ में होता है कि हम अपनी क्लास को कितना बेहतर बना सकते हैं, कितना मजेदार बना सकते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा नहीं होगा भाई, मैं टाइप करके नया नया सवाल बनाता हूं, आप देखेंगे कहां से, ठीक है। स्पेशली आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, स्पेशली आपकी परीक्षा के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। आज तक मैंने किसी के लिए इतना सवाल अपने हाथ से नहीं बनाया, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, कारण निम्नलिखित में से सिरा सिरा युग्म का सही अर्थभेद क्या है। इस तरह के सवाल हम लोग जनरली नहीं पढ़ते थे, आज मेरी इच्छा हुई कि भैया ऐसे सवाल भी शामिल किया जाए। सिरा और सिरा का अर्थ, अब ऐसे सवाल में इधर पढ़ाई मत कीजिए, आप पढ़े ना दिमाग डिस्टर्ब, सही सोचने वाला होगा तो गलत सोचने लगेगा। आप खुद से सोचिए, 4 ऑप्शन को साइड में रख दिया। ऐसे सवालों में फिर समझा रहा हूं, ऐसे सवाल में ऑप्शन देखिए मत, विश्वास कीजिए मेरा, ऑप्शन देखेंगे दिमाग डाइवर्ट होगा, ऑप्शन देखेंगे दिमाग डाइवर्ट होगा, उससे बेहतर है ऑप्शन न देखिए, सीधे आप अपना दिमाग चलाइए क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सिरा और ये वाला सिरा, लोग बोलते हैं ना आखिरी सिरा, ठीक है, आखिरी सिरा, आखिरी सिरा मतलब नहीं, आप कहते हैं ए भैया थोड़ा आखिरी सिरा पे जाओ तो उसको पकड़ो, धागे को, तो धागे के आखिरी सिरा को पकड़ो, आखिरी मतलब अंतिम छोर, ठीक है। यहां क्या कर सकते हैं, इस सिरा का मतलब क्या होता है, छोर, ठीक है। और ये जो सिरा दोस्तों, ये जैसे हमारे शरीर के अंदर में धमनी और सिराएं दौड़ा हुआ ना, धमनी और सिरा पढ़ते होंगे, तो दोस्तों ये जो सिरा होता है ये नाड़ी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे दोस्तों पहले नाड़ी बाद में छोर, पहले नाड़ी बाद में छोर, तो ये आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। पहले अपना हिसाब से करके तब यहां चेक किया करिए, नहीं तो पता चला कंफ्यूजन में लगेगा नाड़ी छोड़ कौन वाला होगा, ये कर दो, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों फिर दिमाग जो है गड़बड़ हो जाता है, तो इसको सोच समझ के कीजिएगा। कारण निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला जो पत्र होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। निश्चित समय में यदि आपको पत्र का उत्तर न प्राप्त हो, ठीक है, और आप जो है कोई दूसरा जो है अनुबोधक के रूप में जो पत्र भेज रहे हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा उसे कहते हैं अनुस्मारक। क्या कहते हैं, कई जगह पे दोस्तों आपको परिपत्र भी मिल जाएगा। परिपत्र एक्चुअली सर्कुलर को कहा जाता है, ठीक है। सर्कुलर दोस्तों वो निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में जो अनुबोधक होता है यह एक तरह का रिमाइंडर होता है। क्या होता है दोस्तों, यह एक तरह का रिमाइंडर होता है, तो इसे आप अनुस्मारक कहिए, ज्यादा सही है। मैंने देखा ऑनलाइन बहुत जगह पे लोग परिपत्र बता रहे थे, परिपत्र कहां से होगा, सर्कुलर अलग होगा। सर्कुलर समय समय पे सरकार नई नई सर्कुलर जारी करती है। मैं एग्जांपल बताऊं, जीएसटी नया नया कानून आया 2017 में, 1 जुलाई 2017 को भारत में एक नया कानून बना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब भारत इतना बड़ा,
और इतनी सारी वस्तुएं और सारे गुड्स और सारी सर्विसेज को मिलाकर एक कानून बनाया गया। अब सरकार समय समय पे उस पर सर्कुलर जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, उस कानून की व्याख्या करती रहती है, कहां क्या कब करना है। तो ये होता है उसमें दोस्तों, इससे कोई लेना, ये तो याद सीधे से समझिए कि अगर किसी चीज का उत्तर नहीं मिला, आप सामने वाले को याद दिलाने के लिए कुछ जो है अनुबोधक के रूप में कोई पत्र भेज रहे हैं, तो अनुस्मारक होता है, करे भैया याद करें। जैसे आपने डीएम को कोई पत्र लिखा तो जवाब आना चाहिए ना, जवाब नहीं आया तो दोबारा उनको याद दिलाना पड़ेगा ना कि सर हमने फलाना पत्र आपको दिया था, आपने जवाब नहीं दिया। तब दोस्तों उसे अनुस्मारक कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, पत्र लेखन में जब आएंगे तब आप इन चीजों को पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे कौन सा छंद है बताना है। श्री गुरु चरण आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा। ठीक है, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। ये चालीसा जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, आप कभी ध्यान नहीं देते होंगे, इसका नाम चालीसा क्यों रखा गया? क्योंकि चालीसा में कुल दोस्तों 40 छंद हैं। कितना है दोस्तों? 40 छंद हैं चालीसा में। और याद रखिएगा, इसके अलावा दोस्तों 3 दोहा है। कितने दोहा हैं? 3 दोहा है। ठीक है, जिसमें से 2 दोहा दोस्तों ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, जिसमें से 2 दोहा दोस्तों, 2 दोहा कहां मिलेंगे आपको? शुरू में मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ या शुरू में आप लिख सकते हैं, यहां पे लिखे शुरू में। ठीक है, 2 दोहा दोस्तों शुरू में मिल जाएंगे और 1 दोहा जो है वो आपको अंतिम में मिल जाएगा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो ये हो जाएगा ये। और 40 जो है दोस्तों, ये 40 जो है ना, ये 40 चौपाई है यहाँ पे। ठीक है, आप गिनती करेंगे तो चौपाई की कुल संख्या कितनी है? 40। ठीक है, इसीलिए इसे हनुमान चालीसा कहा गया। अगर सर 45 होते तो हनुमान 45 हो जाता, 50 होते तो हनुमान 50 हो जाता, 60 होता तो हनुमान 60 हो जाता। अब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तो हिंदी में व्याकरण के दृष्टिकोण से समझा रहा हूं। तो दोस्तों जो श्री गुरु चरण है, क्या है? चौपाई है? नहीं, चौपाई के तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सोठा की बात करेंगे तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। दोहा रोला में भी दोस्तों 11-13 पर यति होती है। ये तो दोस्तों दोहा है। ऊपर नीचे दोस्तों श्री गुरु चरण सरोज रज, ये क्या है? दोहा है। ठीक है, जब आप नीचे पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, वहां से चौपाई स्टार्ट होती है। तो जो उत्तर होगा वो दोहा होगा इस सवाल का सटीक जवाब। ठीक है, आगे आइए, अगले सवाल पर आइए। करा दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, इसका अर्थ बताना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लिख रहा कोई दोष न होना, या खाली न होना, या व्यर्थ का प्रयास करना, या बेकार होना, या अनुभवी होना। हो सकता है बच्चा सोचे कि लगता है दर्जिया बड़ा जो है अनुभवी है। ठीक है, वो ताश पे भी काम कर लेता है और जो है टाट में भी काम। ऐसा कुछ नहीं है। बेकार होना भी नहीं, व्यर्थ प्रयास करना भी नहीं, कोई दोष होना भी नहीं, खाली ना होना। ठीक है, दर्जी जो होते खाली नहीं होते, कुछ ना कुछ जरूर करते रहेंगे। ठीक है, खाली समय उनके पास होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ। आप कभी दर्जी की दुकान पे जाइए, एक पल दोस्तों खाली नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ दोस्तों जरूर करते रहेंगे। ठीक है, तो दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, यानी बहुत ज्यादा ओवरलोड काम होना। ये दोस्तों इससे इनका तात्पर्य है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, करा बैंकरप्सी। बैंकरप्सी के लिए दोस्तों एक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। अभी दोस्तों एक बहुत बड़ी कोचिंग थी, बहुत बड़ी कोचिंग। ठीक है, कई बिलियन डॉलर का दोस्तों उसने अपना जो है वो खड़ा किया। और उसके बाद दोस्तों अब मैं लिखूं क्या, जान दीजिए। ठीक है, अच्छा लिख ही लीजिए। ठीक है, बाइजू। ठीक है, बाइजू का नाम सुना था ना? बाइजू दोस्तों, बाइजू बैंकरप्ट घोषित हो गई। ठीक है, अब उसे लोन भी नहीं मिल सकता, इतना बुरा हालात उसका हो गया। कहां गई इंडिया टीम को दोस्तों उसने प्रमोट किया। ठीक है, और सबके टी शर्ट पे भी दोस्तों बाइजू आ गया। लेकिन दोस्तों देखिए, समय बदलते देर नहीं लगा और वो बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, तो बैंकरप्सी माने हो जाता है यहाँ पर दोस्तों दिवालियापन। ठीक है, ये जो बैंकरप्सी शब्द है इसका मतलब दिवालियापन। आइए नीचे से बताता हूं। जो अधिशेष होता है दोस्तों, अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस। अधिशेष का मतलब क्या होता है? सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर से आपको 5,000 रुपए खर्चे के लिए मिला और आपने उसमें से 4300 रुपए दोस्तों खर्च करके 700 रुपया दोस्तों बचा लिया। सारा खर्चा पेचा काट पीट के 700 रुपया बचा लिया, वही आपका सरप्लस हो गया। उसी तरह से मुनाफा। मुनाफा दोस्तों किसे कहते हैं? मुनाफा दोस्तों प्रॉफिट को कहा जाता है। मुनाफा का मतलब क्या हो जाता है? प्रॉफिट। ठीक है, कोई सामान
5,000 रुपए का खरीदा और 5,200 रुपए में बेच दिया, तो 200 रुपए का दोस्तों आपने क्या कर लिया, मुनाफा कर लिया। परिसंपत्ति का मतलब होता है दोस्तों एसेट। क्या होता है दोस्तों, एसेट। ठीक है, एसेट। ठीक है, एसेट कहते हैं। एसेट्स जो होता है दोस्तों, एसेट्स कहेंगे संपत्तियां हो जाएगा। यह परिसंपत्ति है तो केवल एसेट कहिए दोस्तों, एसेट हो जाता है। और संकुचन के लिए दोस्तों एक शब्द होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन माने होता है संकुचन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है, संकुचन। तो धीरे धीरे अगर हम लोग एक एक सवाल भी ऐसे रखेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा। आप सोच रहे होंगे सर ये हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, हिंदी में भी दोस्तों ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, ये अपना एक पूरा एक चैप्टर ही है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इस चैप्टर को भी आप देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल करा, पुष्प वाटिका में जानकी का उद्दीपन भाव कौन सा है। पहला लिख रहा है राम है, दूसरा लिख रहा है जानकी की सखियां हैं, तीसरा लिख रहा है स्वयंवर है, चौथा लिख रहा है वो पुष्प वाटिका है या स्वयं जानकी है। ऐसा सवाल, ये पता चैप्टर कौन सा, रस। बहुत मेहनत किया, सोचा आज रस में आपकी लंका लगाऊंगा। ऐसा सवाल दूंगा ना आप कर नहीं पाओगे। बहुत ढूंढते 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 चला गया, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव में ढूंढते ढूंढते विभाव में डूब गया। विभाव में डूबने के बाद एक बढ़िया सा सवाल मिला। ठीक है, ने कहा ये बच्चों से पूछता हूं, कठिन सवाल आप नहीं बता पाओगे, तुक्का मारोगे। ठीक है, गलत करोगे। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, सवाल को रखो साइड में, सवाल को रखो साइड में। मामला है कि सर उद्दीपन विभाव क्या होता है, ये जो अगर ब्लू कलर में जो लिखा है, अगर ये हमको पता चल जाए उत्तर तो हम ढूंढ लेंगे। और उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूं इस सवाल का सही उत्तर आज और अभी आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। कौन बताएगा, आप बताएंगे। ठीक, मैं केवल आपको परिभाषा समझाता हूं, वो परिभाषा आपके दिमाग में डालता हूं। और परिभाषा भी मैं देसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखिए किताबी भाषा में समझाऊंगा आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, हिंदी में ठेठ में समझा रहा हूं क्या होता है। आप इस सवाल को 2 मिनट के लिए फिर साइड में रखिए, मुझे बताइए उद्दीपन क्या होता है। ये तो आप जानते हैं उद्दीपन। सर उद्दीपन बना है उद्दीप्त से, सर वो ना कुछ अंदर से निकलना। हाँ बताओ, एकदम सही तुम जा रहे हो, एकदम सही। मैं तुम्हारे मुंह से ही बोलवाऊंगा अभी, तुम परिभाषा भी जानते हो। ठीक है, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को तेज कर दे। समझ रहे हैं, किसी चीज को तेज कर दे, कोई भाव दोस्तों तेजी से आने लगे, वही उद्दीपन होता है। यहां जो उद्दीपन विभाव है, विभाव मतलब ऐसा भाव जो अंदर की भावना को तेज कर रहा है, तेज कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताना है कि स्वयंवर चल रहा था राम जी का। राम जी दोस्तों पहुंच गए फुलवारी में, पुष्प वाटिका में, आप जान ही रहे होंगे। अब पुष्प वाटिका में सीता माता भी दोस्तों फूल तोड़ने पहुंच गई, और आप देखे होंगे अकेले नहीं गई थी, माता सीता भी दोस्तों अपनी सखियों के साथ गई थी। ठीक है, तो दोस्तों माता सीता को नहीं पता था कि नहीं वहां राम है, और राम कौन है, क्योंकि ये घटना धनुष तोड़ने के पहले ही घट चुकी थी। अगर आपको पता होगा तो धनुष तोड़ने के बाद नहीं घटी, धनुष तोड़ने के बाद तो फिर माला एक दूसरे को पहना लिए, तब तो सामने से देख ही लिया। फिर जो है पुष्प वाटिका में जो है जाकर के क्या, वो पुष्प वाटिका वाली घटना पहले घटी थी। राम जब दोस्तों इस पुष्प वाटिका में पहुंचे, उसी समय दोस्तों माता सीता भी पहुंची। माता सीता की जो सखियां थी ना, वो सीता जी का मजा लेना शुरू किया। देखो कितना बढ़िया है, कितना सुंदर जो है युवक है। तो माता सीता देख देख दोस्तों क्या कर रही हैं, हल्का सा इशारा मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, तो जो भाव पैदा कर रही हैं वो सखियां पैदा कर रही हैं। कौन पैदा कर रहा है, सखियां। न बोलती न कुछ करती, तो माता सीता को क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, बताइए। तो याद रखिएगा जो जानकी की सखियां हैं वही दोस्तों भाव पैदा कर रही हैं। यहां आप समझिएगा उद्दीपन भाव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां मैं आपको समझाऊं तो लिखिएगा कि अस्थाई भाव को और तेज करने वाले कारक। ठीक है, अस्थाई भाव को और तेज करने वाले जो कारक होते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। तो कारक राम जी नहीं थे, कारक दोस्तों उनकी सखियां थी। जो बात, जैसे आप किसी दोस्त के साथ जाइए, अरे ए भैया भाभी, होता था, हम लोग भी पढ़ते थे, ऐसा होता था। ठीक है, भाभी, अब वो एक अजब खुशी होती है। वो जो खुशी होती है ना, मतलब
ऐसी खुशी कि क्या ही बताएं, ठीक है। आपने देखा होगा, किया होगा, ठीक है। तो सब बचपन की बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। मजाक में लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा सीरियस ना होएगा कि गुप्ता जी ऐसे, अरे गुप्ता जी आपसे हट के नहीं, मैं क्या कोई अलग सी दुनिया में पैदा हूँ, अरे मैं आपके जैसा जीवन मैंने भी जिया दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर आइए, एक मौका दीजिए हमें और हमारे कोर्स से ज्वाइन कीजिए। मैं कहूंगा आपसे कि एक बार मैं आपको कोई भी विषय पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा दोस्तों कभी जीवन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये आप मान के चलिएगा। विषय केवल एक बार पढ़ाऊंगा, एक बार अपने जीवन में, ठीक है। कोई भी बैच, चाहे आप जीएस का बैच देख लो, हिंदी का बैच देख लो, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मजेदार क्लास है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य दोस्तों कौन सा है वो पहचानना है, ठीक है। भैया 5 तो दिया है, एक ही शुद्ध होगा, 4 में गड़बड़ी होगा। सर गड़बड़िया कैसे ढूंढेंगे, मिल जाएगा भाई, गड़बड़ी काहे परेशान हो रहे हैं। आइए बताता हूं आपको। कर पिंकी विलाप करके रोने लगे, सीधे कहो ना कि पिंकी विलाप करने लगी। क्या? पिंकी विलाप करने लगी या फिर पिंकी रोने लगी, एक ही बोलो ना। विलाप करके रोना क्या है, दोनों अलग अलग बातें हैं, एक ही बात तो है। तो इस वजह से दोस्तों यहां अनुपयुक्त शब्द है, इसको हटा दीजिएगा। उसने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर दोस्तों आपने पढ़ा है यह सदैव बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों? हस्ताक्षर जो शब्द है सदैव बहुवचन होता है। तो उसने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं कर दिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। मेरा कमीज नहीं, कमीज दोस्तों क्या है दोस्तों? यह स्त्रीलिंग शब्द है। कमीज क्या है? यह स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग है तो दोस्तों मेरा नहीं मेरी होना चाहिए। मेरी कमीज फट गई है, फट गई है करिए, ठीक है, ये हो जाएगा। और गई में भी दोस्तों गई ऐसे लिखेगा, ऐसे गई ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। उसी तरह से दिए जो ऊपर लिखे थे दोस्तों, दिए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे। कर मेरा लक्ष्य विद्यार्जन होगा, ये सही है। धान का फसल नहीं, धान की फसल तैयार है, ठीक है। तो बाकी का उत्तर तो गलत है, ऑप्शन नंबर डी चूज कीजिए, बिल्कुल सही जवाब आपका। बहुत आराम आराम से आप हल कीजिए। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। कर परात, परात किस भाषा का? जैसे सवाल आया बच्चा दौड़ का ऐसा, देशज में गले लगा लेता हूं, देशज। अरे इतना जल्दीबाजी क्या है, ये देशज शब्द नहीं है, गलत कर दिया तुमने, नहीं पढ़ने के चक्कर में मिस्टेक कर दी। परात देशज नहीं है सर, वो जो बिहावा में परात मिल देशज नहीं है, नहीं देशज नहीं। फिर क्या है सर? ये पुर्तगाली शब्द है। और ये सर ये तो पक्का गलती हो जाती, याद रखेंगे। कभी परीक्षा में दोस्तों गमला शब्द दे दे, कभी परीक्षा में दोस्तों तौलिया शब्द दे दे, तौलिया के साथ साथ कमीज शब्द दे दे। क्या दे दे? कमीज शब्द दे दे, ठीक है। कभी परीक्षा में आलपिन शब्द दे दे, आलपिन शब्द दे दे, आलमारी शब्द दे दे, ठीक है, आलमारी शब्द दे दे। ये सारे शब्द क्या हो जाएगा? कभी परीक्षा में पादरी शब्द दे दे, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या होता है? परात शब्द दे दे, ये सब पुर्तगाली शब्द है भैया। काजू दे दे, काजू, अरे काजू ना भूलिएगा, ठीक है, काजू, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या है? पुर्तगाली शब्द है, इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। कर निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म दोस्तों सही है वो बताइए, ठीक है। कर स्मरण का विस्मरण, ठीक है, सही तो है स्मरण का विस्मरण। खंडन का विखंडन नहीं होता दोस्तों, खंडन का मंडन होता है, खंडन का विलोम मंडन होता है, ठीक है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है, शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। और सामान्य विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है, ठीक है। जो विशिष्ट शब्द दिया था इसका विलोम क्या हो जाता है? इसका विलोम सामान्य होता है, सामान्य, ठीक है। आपत्ति का विलोम दोस्तों अनापत्ति होता है। क्या होता है? आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, जबकि विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, ठीक है। विपत्ति का विलोम क्या हो जाता है? संपत्ति हो जाता है, ठीक है, विपत्ति का संपत्ति। नाश का विनाश नहीं होता है, नाश का सृजन होता है। नाश विनाश दोस्तों क्या है? यह समानार्थी शब्द हैं। तो बहुत सारा पूरा भरा पड़ा था गलतियों से, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। और आगे आइए। करा किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं ये तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है? क्या घड़ी को घटिका कहा जाता है? बिल्कुल सही है, घटिका ही कहा जाता है। घट माने घड़ा हो जाता है, याद रखिएगा। अगर घट शब्द देता तो घट किसे कहा जाता है दोस्तों? घट घड़ा को कहा जाता है और घटिका घड़ी को कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गृहिणी जो होता है दोस्तों ये घरनी को कहा जाता है, ठीक है, सही है। धृष्ट दोस्तों ढीठ को कहा जाता है, ठीक है। पत्र दोस्तों पत्ता को कहा जाता है। त्रिड़ी दोस्तों तीर को नहीं कहा जाता, त्रिड़ी का मतलब होता है तीन। क्या होता है? त्रिड़ी का मतलब क्या हो जाता है? तीन होता है, न कि तीर होता है, ठीक है। यही गड़बड़ दिया है। आपसे क्या पूछा था? जो अशुद्ध है, जो गलत है, ठीक है ना। 1 मिनट, अरे बाप रे, अशुद्ध वाला दे दिया ना, 1 मिनट यहां सुधार कर लिए। जो अशुद्ध है, ठीक है,
यहां पे आप अशुद्ध कर लीजिए, क्यों, गलत वाला था, टाइप करने में हो जाता है गलती, ठीक है। ये अशुद्ध दोस्तों आपको ढूंढना है, अशुद्ध, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो शुद्ध है ना, आपको अशुद्ध वाला ढूंढना है। ये जो दे रहा है दोस्तों, ये तीनों चारों ऑप्शन जो दे रहा है ये शुद्ध है भैया, यह क्या है, ये शुद्ध है। और ये जो नीचे वाला दे रहा है दोस्तों ये अशुद्ध है। तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, ठीक है, हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो अशुद्ध दोस्तों आपको यहाँ पे जो है सर्च करना था, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आइए, करा विकास के चेहरे पर 12 बजे हैं। देखिए 12 बजाने का काम तो भैया घड़ी करती है, 12 बजाने का काम दोस्तों कौन करती है, यह कार्य दोस्तों किसका, घड़ी का है, ठीक है। चेहरा कैसे 12 बजा देगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे लक्षण, लेकिन दोस्तों घड़ी कोई लक्षण नहीं है। मैं आपसे पूछूं क्या चेहरे पर किसी के 12 बजाए तो क्या किसी का लक्षण है, ठीक है, क्या आप अपने मन से बताओ क्या लक्षण है। देखिए कोई गधा हो सकता है, किसी के अंदर गधे का लक्षण हो सकता है, किसी के अंदर शेर का लक्षण हो सकता है, घड़ी का लक्षण थोड़े होगा, ठीक है। ये लक्षण है ही नहीं। फिर क्या दोस्तों, यहां व्यंग कसा जा रहा है, यह क्या दोस्तों, यह व्यंगपूर्ण बात है, तो यहां व्यंजना होगा, क्या होगा, व्यंजना, लक्षण नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, क्या लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है क्या, नहीं। आदमी गधा हो सकता है, आदमी बलवान हो सकता है, आदमी बैल बुद्धि हो सकता है, आदमी शेर हो सकता है। भाई लक्षण आप बताओ, कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूं जवाब दो ना, क्या लक्षण है। अगर नहीं लक्षण है तो फिर व्यंजना जवाब दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कर अन उपसर्ग जो है नहीं लगा है वो बताइए, तो चेक करना पड़ेगा। अनादि में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनादि का जब संधि विच्छेद करेंगे या चेक करेंगे तो मिलेगा अन धन आदि, तो यहां तो अनुपसर्ग मिल रहा है, यानी ये जवाब होगा नहीं। कौन सा नहीं है ये बताना आपको। अनादर का दोस्तों क्या हो जाता है, अनादर में हो जाता अन धन आदर, मूल शब्द आदर है, अन उपसर्ग है। अनभ्यस्त में दोस्तों क्या हो जाता है, चेक कीजिए, अन धन अभ्यस्त, क्या हो जाता है, अन धन अभ्यस्त बराबर अनभ्यस्त हो जाता है, यहां भी नहीं हो जाएगा। अनपढ़ में दोस्तों याद रखिएगा, यहां हलंत नहीं होता, अन धन पढ़ होता है। यहां पे अन उपसर्ग है लेकिन हलंत वाला अन नहीं, यहां पे कौन सा वाला अन है दोस्तों, यहां पे पूरा अन है, ठीक है। अनुपयुक्त में दोस्तों क्या हो जाएगा, अनधन उपयुक्त, अनधन उपयुक्त हो जाता है, अनुपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त अनुपयुक्त हो जाता है, तो ये भी नहीं। अनपढ़ वाला दोस्तों गजब, ऐसा पढ़ने से लग ही नहीं रहा था ये अनपढ़ जवाब होगा, लग रहा था कि कोई और होगा लेकिन अनपढ़ तो नहीं होगा ना। यही सवाल जब कॉपी कलम पे खुद से हल करोगे और ये मान के कि हम परीक्षा में बैठे हैं, आज हमारा एग्जाम चल रहा है, तब दोस्तों आपको आनंद आएगा, तब जियरा धक 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 करे, हाँ ठीक है, तब आएगा आनंद कि हाँ सर अब तो जो है मजा आ रहा है पढ़ के। आगे देखिए, कर डायरेक्ट, अब इस तरह के भी मैंने सवाल बताया था पिछली क्लास में कि अंग्रेजी का सेंटेंस दूंगा उसे हिंदी में दोस्तों आपको चेंज करना रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरी बी इन द राइटिंग, ठीक है। इसका दोस्तों अर्थ आपको बताना है। तो देखिए जो ऑफिशियल सुपीरियर शब्द होता है ना, ऑफिशियल सुपीरियर, इसका अर्थ होता है वरिष्ठ अधिकारी। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो आपसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके लिए दोस्तों ये ऑफिशियल सुपीरियर शब्द होता है। या फिर दोस्तों एक अच्छा कठिन शब्द ले दिया, इससे आसान लिख सकता था सीनियर ऑफिसर, हाँ, वरिष्ठ अधिकारी का एक और लिख सकता था दोस्तों, क्या ये नहीं लिख सकता था सीनियर ऑफिसर, ठीक है, सीनियर ऑफिसर, ठीक है, सीनियर ऑफिसर लिख देता तो क्या दिक्कत था, ठीक है। सीनियर कैसे लिखा जाएगा भाई ना, NIOR ना, SE सीनियर, ठीक है, सीनियर ऐसे होगा, ठीक है, सीनियर ऑफिसर लिख देता और मजा आ जाता। चलिए कोई बात नहीं। और ये जो शब्द लिखा है दोस्तों, ठीक है, ऑर्डिनरी के लिए इसका मतलब होता है सामान्यतया, ठीक है, सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः, ठीक है। तो यहां हो जाएगा वरिष्ठ पदाधिकारी को डायरेक्शन बोल रहा है, डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, निर्देश, ठीक है, संदेश नहीं, अनुदेश नहीं। वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश अनिवार्यता नहीं, सामान्यतः लिखित में होंगे, लिखा है ना बी इन राइटिंग, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 आ गया। केवल आप ना फार्मूले में से वो, जैसे निर्देश था तो निर्देश की जगह जहां संदेश अनुदेश हटा दो, संदेश तो कंफर्म नहीं होगा ना। और यहां पे दोस्तों निर्देश से सही है, लेकिन निर्देश के साथ सामान्य लिखना है, अनिवार्य तो लिखना नहीं है। इस वजह से दोस्तों आप अनिवार्य वाला काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो गया। इसके जगह पे दोस्तों लिख सकता था, यूजुअली भी दे सकता था ना, एक शब्द दोस्तों यूजुअली हम लोग यूज करते हैं, यूजुअली, ठीक है, यूजुअली। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब भी तो यही होता है सामान्यतः,
यूजुअली ये भी हम लिखते हैं। एक दोस्तों हम शब्द लिखते हैं, कभी लोग बोलते हैं कि सर जनरली ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, तो जनरली दोस्तों आ सकता है, जनरली, ठीक है। तो ये सब दोस्तों एक तरह से समानार्थी हैं, सिनोनिम्स पढ़ते हैं ना, सिनोनिम्स, ठीक है, ये उससे संबंधित हो जाएंगे। और आगे आइए, एक बढ़िया सा दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया है। आधुनिक भारत के इतिहास से मैंने गद्यांश उठाया है, गांधी ईरा, पूरा गांधी ईरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर आज मैं आपको जीएस के कुछ बेहतरीन सवाल भी बताऊंगा, ठीक है, कुछ जीएस का भी फायदा आपका करा देता हूं, पढ़ते पढ़ते मजा आ जाएगा। पहला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह दोस्तों कहां पे किया था? जो पहला सत्याग्रह था दोस्तों ये कहां पे हुआ था? तो आपको पता होगा, पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किया था 1917 में। चंपारण दोस्तों इन्हें किसने बुलाया था? तो याद रखेंगे, इन्हें राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। किसने बुलाया था? इन्हें राजकुमार शुक्ल जी ने दोस्तों चंपारण बुलाया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किस लिए बुलाया था दोस्तों? तो अंग्रेजों द्वारा ठीक है, 3/20 हिस्से पर, 3/20 हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य थी, ठीक है। नील की खेती अंग्रेजों ने दोस्तों अनिवार्य कर दिया था। इसी वजह से महात्मा गांधी जी को बुलाया गया कि यहाँ आएंगे तो लोगों को दोस्तों इस दुविधा से निजात मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, करा महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, कब लौटे दोस्तों महात्मा गांधी? तो याद रखिएगा 9 जनवरी को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन दोस्तों गांधी लौटे थे, ठीक है। गांधी भारत कब लौटे? परीक्षा में आता है, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। उन्होंने भारत में सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सफल आंदोलन था, जिसमें उन्होंने नील किसानों को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाया। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और अहमदाबाद मिल भी उन्होंने किसानों और मजदूरों की समस्याओं के लिए दोस्तों यह आंदोलन किया था, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन दोस्तों कब स्टार्ट किया था? तो याद रखेगा, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को। कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। जिस दिन दोस्तों यह प्रारंभ हुआ उसी दिन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी का दोस्तों क्या हो गया? इसी दिन दोस्तों, एकदम पहले ही दिन दोस्तों निधन हो गया था। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, कह रहा 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों और विद्यालयों को छोड़ने की अपील की गई। यह आंदोलन 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद दोस्तों स्थगित कर दिया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है। जो चौरा चौरी कांड है दोस्तों, याद रखेंगे, चौरी चौरा बोलते हैं। जो चौरी चौरा कांड है दोस्तों, ये कब घटित हुआ था? ये घटित हुआ था 4-5 फरवरी को, ठीक है। 4 फरवरी की रात को और 5 फरवरी की सुबह को दोस्तों यह घटना घटित हुई थी। उसके बाद दोस्तों 12 फरवरी 1922 को दोस्तों, ठीक है, असहयोग आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर ये बहुत बड़ा हिंसा हो गया था, इस वजह से दोस्तों महात्मा गांधी को एक कदम जो है उठाना पड़ा था, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट भी मैं बताते चल रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च ये किसका हिस्सा था? क्या असहयोग आंदोलन का? नहीं। असहयोग आंदोलन तो 1920 में चलाया गया था, इसका हिस्सा नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, इसका भी हिस्सा नहीं था। यह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में चलाया गया था, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को दोस्तों यहां पर साबरमती आश्रम से, ठीक है, गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ किया, ठीक है। यहां से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दोस्तों यात्रा जो स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, ठीक है। कब? 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों कहां पहुंचे थे? ये दांडी पहुंचे थे और वहां पहुंच के दोस्तों इन्होंने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। नमक बनाकर नमक कानून दोस्तों तोड़ा था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और आप यहां पे याद रखेगा,
महात्मा गांधी जी 24 दिन में 240 मील की यात्रा की है। ठीक है, 240 मील की यात्रा इन्होंने किया था। कितने इनके सहयोगी थे दोस्तों? तो याद रखेगा 78 सहयोगियों के साथ। कितने? 78 सहयोगियों के साथ दोस्तों इन्होंने यात्रा किया था। यहां जितना भी पॉइंट मैंने नोट किया ना, इन सभी पॉइंट से दोस्तों सवाल बनता ही बनता है। अब आइए गद्यांश पे। ठीक है, गद्यांश में लिख रहा दोस्तों, यहां से पढ़िए कि 1930 में इन्होंने दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून तोड़ा और अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण करों का विरोध किया। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन कमजोर हो गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत जो है दोस्तों आजाद हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। करा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दोस्तों कब दिया था? तो यह नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये तो चंपारण आंदोलन इस साल हुआ है दोस्तों, चंपारण वाला साल है। ठीक है, चंपारण आंदोलन का दोस्तों ये साल है, याद रखेंगे। 1922 दोस्तों ये चौरी चौरा वाला कांड है। चौरी चौरा कांड नहीं दोस्तों, अब इसे चौरी चौरा, पहले तो इसे कांडी कहा जाता, तभी बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये नाम बदल दिया गया। ठीक है, और ये दोस्तों क्या था, यहां पर जो आंदोलन था ये सत्याग्रह आंदोलन, ये इसे आप दोस्तों दांडी मार्च के रूप में जानिए, ज्यादा सही है। ठीक है, दांडी मार्च परीक्षा में खूब देता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन देता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। ठीक है, यह 1942 है दोस्तों, याद रखेगा। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी समय अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा क्या चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, आवर, जीरो आवर का मतलब क्या हो गया? शून्य समय में दोस्तों कांग्रेस के बड़े लीडर को गिरफ्तार करके उन्हें अलग अलग जेलों में कैद कर लिया जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का भी नारा दिया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। करा गांधी जी के किस आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन को दोस्तों वापस ले लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया। अच्छा, ये जो चौरी चौरा लिख रहा दोस्तों, ये कहां पे स्थित है? सवाल ये आता परीक्षा में। ठीक है, तो चौरी चौरा याद रखेगा, यह देवरिया नहीं, बहुत सारे बच्चे देवरिया करते हैं, गलत जवाब हो जाएगा। चौरी चौरा आपके गोरखपुर में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, गोरखपुर में। और चौरी चौरा का कांड दोस्तों कब हुआ था? ये कांड कब हुआ था? तो ये कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। और वापस कब लिया गया था यह असहयोग आंदोलन? तो याद रखेगा 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, ये तथ्य दोस्तों आप अच्छे से जो है दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा बीच में दोस्तों एक कांड हुआ था, काकोरी कांड। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, काकोरी कांड का नाम सुना होगा, काकोरी कांड। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा एक कांड शब्द बड़ा गंदा लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस कांड को हटा दिया और इसका नाम कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया दोस्तों? इसका नाम बदल के कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया। ठीक है, तो याद रखेगा कि अब काकोरी कांड को किस नाम से जाना जाएगा? उसे काकोरी कांड नहीं बुलाया जाएगा, उसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहां पे जो ये वाला आंदोलन आपका चल रहा है, ठीक है, ये जो आंदोलन चल रहा है दोस्तों, जो आप यहां पे पढ़ रहे हैं, इसमें भी दोस्तों ये किया गया कि जो ये आपका चौरी चौरा है, चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों, इसका नाम भी बदल दिया गया। अब इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाएगा? अब इसे चौरी चौरा क्रांति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नाम बदल के क्या कर दिया गया? चौरी चौरा क्रांति कर दिया गया। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, आइए एक चीज और मैं आज शुरू में आपको बता दूं, मेरे दिमाग में अभी आया। ठीक है, जगह तो है नहीं, यहीं पे नोट कर लीजिए। ये दोस्तों चंपारण की बात हो रही थी। चंपारण की बात अगर हो रही दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि चंपारण में जो है बिहार का, आप बिहार के बारे में पढ़ भी रहे हैं, मैं आपसे कहूं अगर कि बिहार का पहला सत्याग्रही किसे कहा जाता है? ठीक है, बिहार का सत्याग्रही। ठीक है, बिहार का सत्याग्रही। ठीक है, तो यहां पे दो सवाल बनते हैं, पहला सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही। दूसरा सत्याग्रही कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। ठीक है, अनुग्रह
नारायण सिंह जी को कहा जाता है, जो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ थे, ठीक है, इनको कहा जाता है। जबकि पहला सत्याग्रही कृष्ण सिंह को कहा जाता है, हाँ, उनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पूरा नाम है कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों पहला सत्याग्रही कहा जाता है। इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार केसरी भी दोस्तों कहा जाता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो इस गद्यांश में तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है, लगा कि नहीं कुछ आपके जीएस के सवालों का फायदा हो जाए, तो आनंद आ गया होगा, ठीक है। देखिए बहुत कुछ आपको नया चीज मिला होगा, जैसे इसी सवाल में देखिए ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। परीक्षा में आज भी अगर आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए, सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल हैं कि बताइए बिहार का दूसरा सत्याग्रही किसे कहा जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र पटेल जो देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, वो भी दोस्तों इसी चंपारण में महात्मा गांधी के साथ दोस्तों कदम से कदम बढ़ा रहे थे। तो इस तथ्य को भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। रही बात कि सर जीएस पढ़ें कहां से, क्या कोई और चैनल, कोई स्थान बताइए जहां से जीएस हम पढ़ सकते हैं, कहीं दूसरे चैनल पे जाएंगे, ठीक है। स्टडी 91 दोस्तों आपको निःशुल्क दोस्तों ये जीएस की क्लासेस दे रहा है, ठीक है, और मैंने बहुत कुछ आपको यहाँ पे कवर करा दिया दोस्तों। 1 नंबर से 45 नंबर तक की अगर आप क्लास देखेंगे तो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने डिटेल में पढ़ा के समाप्त कर दिया। उसी तरह से 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक आप देखेंगे तो मिडावल समाप्त हो जाएगा। 92 से लेकर 150 तक पढ़ेंगे तो मॉडर्न समाप्त हो जाएगा। 151 से लेकर 230 तक पढ़ेंगे तो संविधान समाप्त हो जाएगा। 231 से लेकर 330 तक पढ़ेंगे तो विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा। 331 से लेकर दोस्तों 424 तक आ गए हैं। अगर ध्यान देंगे तो हमारा 84 नंबर का दोस्तों लेक्चर, 94 नंबर का लेक्चर दोस्तों कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी दोस्तों ये समाप्त नहीं है, अभी दोस्तों ये वाली क्लास चल रही है, ठीक है। अभी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी क्लास चल रही है, बस जल्दी समाप्त हो जाएगी। अब कब समाप्त होगी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप आइए साथ में, इतना विषय, 5 बड़े विषय पढ़ा दिया, 6ठे विषय का नंबर है। तो आप अगर स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो एक बात तो क्लियर है कि धीरे धीरे करके आपका हर एक सब्जेक्ट जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसे कूद कूद के पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये नया एप्लीकेशन हमारा स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, इसके माध्यम से आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। विश्वास तो होगा ही, जो इंसान यार फ्री में इतना मेहनत करता है, फ्री में पढ़ाने के लिए कौन मरे पड़ा है, हाँ, गुप्ता को छोड़ के कौन मरा पड़ा है। आप देखिए ना, इतना मेहनत हो जा रहा है फ्री की क्लास के लिए, तो अपनी पेड की क्लास के लिए हम कितना मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। आप कभी आइए बैच में, तब आपको जो है ज्ञात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।